हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये चैप्टर क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 है और जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या संक्षेप में एपी भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 11th और 12th में भी दिया हुआ है और पहले 11th 12th में ही था। इधर 3-4 साल से ये 11th 12th का कुछ हिस्सा 10th में डाला गया है। 11th 12th में अगर ये चैप्टर आप ढूंढेंगे तो ये चैप्टर आपको अनुक्रम और श्रेणी के नाम से मिलेंगे। अनुक्रम श्रेणी में उसमें 3 पार्ट पढ़ना होता है, 3 टॉपिक्स पढ़ना होता है, जिसमें एक टॉपिक का नाम है एपी यानी समांतर श्रेणी, जो हम 10th में पढ़ेंगे, 11th में भी 12th में भी है। दूसरा टॉपिक जीपी आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको 11th में ही 12th में पढ़ना है, और एक एचपी आता है जिसको 11th 12th में पढ़ना है। तो इस 3 टॉपिक में से केवल एक टॉपिक जो कि 11th 12th में भी दिया हुआ है, बहुत आसान है, और उसी 11th 12th का कुछ हिस्सा जो एपी है वो आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा। काफ़ी आसान चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी मज़ेदार भी है। ये इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में आपको 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो 5 नंबर का मिलेगा ही, उसके बाद 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 6-7 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते हैं। बच्चों, दैनिक जीवन में आप कई ऐसी जगह देखते होंगे जहां संख्याएं, नंबर्स एक क्रम से अरेंज रहती है, एक क्रमबद्ध तरीके से सजी हुई रहती है। जैसे आप गांव में किसी से उधार लेते हैं, मान लीजिए 2000 रुपया आपने किसी से उधार लिया, 5% इंटरेस्ट पे लिया, तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा हर महीने वो एक क्रम से अरेंज होगा। तो इस टाइप का जो संख्या का अरेंजमेंट रहता है, इसी का जोड़ घटाव आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। चलिए हम लोग 2 उदाहरण हम यहाँ बोर्ड पे लिए हैं। हम लोग इस उदाहरण के जरिए इस चैप्टर में क्या कंटेंट दिए हुए हैं हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि मोहन क्या है कि गणेश से 2000 रुपया उधार लेता है 5% रेट पे। तो बताइए बच्चों, 2000 रुपया का 5%, यानी कि अगर आप 2000 का 5% निकालते हैं, आप तो पढ़े होंगे परसेंट, तो अगर इसको हल करते हैं तो आपका हो जाएगा 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनता है। तो बताइए बच्चों कि आपका प्रथम महीना में आपको 100 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप प्रथम महीना में नहीं दिए तो आपका 2 महीना मतलब दूसरे महीना बाद आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। 200 रुपया इंटरेस्ट हो गया। आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो आपका 200 रुपया हो जाएगा। फिर आपका अगले मंथ फिर क्या हो जाएगा, अगर आप इंटरेस्ट नहीं देते तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, 400 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार आपका इंटरेस्ट जो है नहीं देंगे तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं संख्या एक क्रम से बढ़ रही है। संख्या क्या क्रम से बढ़ रही है, तो यहाँ से देखो 100 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ रही है, प्लस 100 रुपया बढ़ रही है। 200 से 300 देखो प्लस 100 रुपया बढ़ रही है। ठीक है, 300 से 400 देखो प्लस 100 रुपया बढ़ रही है। तो इस प्रकार संख्या एक क्रम से अरेंज है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो इसी टाइप का अगर क्वेश्चन डॉट डॉट दिया हो तो इस टाइप के प्रश्न को जोड़ना काफ़ी आसान होता है।
अगर मान लो इसी टाइप के प्रश्न में अगर आपको ये कह दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 4 अंक हो गए, आपको पूछेगा यही जो 20वें महीने में आपको इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो चूंकि ये क्रम से सजा हुआ है तो आपको 20वें महीने में बताना काफ़ी आसान होगा। आप तो पहले महीने में 10 रुपया, दूसरे महीने में 5 रुपया, चौथे में 2 रुपया, उसका तो कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन जब संख्या कोई एक क्रम से अरेंज रहता है तो वो एक फॉर्मूला, किसी न किसी फॉर्मूला में अरेंज रहता है और उस फॉर्मूला के जरिए उसको सॉल्व किया जाता है। हम लोग वो सब फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 100 200 बड़ा, यही अगर 5000 रुपया हो जाए और हमसे ये पूछा जाए कि कितने महीने बाद वो राशि होगी 5000, तो वो भी हम इस चैप्टर के माध्यम से निकाल लेंगे। इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे, ऐसी समस्या को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग एक दूसरा कंडीशन देखते हैं। यहाँ देखिए, कहता है कि कोई बैक्टीरिया 24 घंटे में 2 गुनी हो जाती है। देखो बच्चों, कोई बैक्टीरिया, मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे हम लोग एक बैक्टीरिया बना देते हैं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है 24 आवर में 2 गुनी हो जाती है। मतलब एक बैक्टीरिया है तो एक और बैक्टीरिया हो गया 24 आवर में। एक से कितना हो गया, पहले एक था, ठीक है, पहले एक था यहाँ पे, ऐसे हम लोग कर देते हैं। ये पहले एक था, अब एक से क्या हो गया, 24 आवर में ये बैक्टीरिया कितने हो गए, ये 24 आवर में कितने हो गए, 24 आवर में एक बैक्टीरिया से आपका एक और बैक्टीरिया हो गया। तो 24 आवर में बैक्टीरिया कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब एक खुद थे और एक बैक्टीरिया और जन्म लिए, तो कुल मिला के 2 बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, और फिर 24 आवर में अब फिर से क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 24 आवर में क्या हो जाएंगे, 24 आवर यानी 48 आवर में देखा जाए, 48 आवर में, तो 48 आवर में क्या हो जाएंगे, अभी तो 2 बैक्टीरिया हो गए, बच्चों, 2 बैक्टीरिया हो गए। और ये भी, यहाँ से भी एक बैक्टीरिया दुगुना हो जाता है, तो ये भी बैक्टीरिया आपका 1 से 2 हो जाएगा, और ये भी बैक्टीरिया आपका क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा बच्चों। तो उस हिसाब से पहले बैक्टीरिया क्या हो गए, 1 थे, और उसके बाद 24 आवर में आपका बैक्टीरिया 2 हो गया, फिर 48 घंटा में बैक्टीरिया 4 हो गया। अब चारों बैक्टीरिया एक एक करेगा तो 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, तो 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए। इस टाइप से बैक्टीरिया क्या होंगे, हर दिन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अगर देखें तो 1 से 2 हो गए। यहाँ क्या हो रहे हैं कि एक से 1 बढ़े, 2 से 2 बढ़े, फिर 4 से 4। यहाँ देखोगे तो यहाँ डिफरेंस आपको समान नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपुल समान हो रहा है। यहाँ पे एडिशन समान होता है, मल्टीपुल समान हो रहा है। आखिर ये भी तो एक संख्या, एक क्रम से ही तो बढ़ रहे हैं। 1 से क्या हो गया, यहाँ से यहाँ देखो, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2, 4 से मल्टीप्लाई 2, 8 से मल्टीप्लाई 2। तो 2 के मल्टीप्लाई में ये संख्याएं आगे बढ़ रही है। तो ये भी एक प्रकार का क्रम में अरेंज है, और ये भी एक प्रकार का क्रम में अरेंज था। तो संख्याओं में इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, इस प्रकार का जो क्रम होता है, ये क्या कहलाता है, ये अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो अनुक्रम क्या हुआ, अनुक्रम हुआ संख्याओं की क्रमबद्ध सूची, अनुक्रम कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, साथ साथ थोड़ा डेफिनेशन भी हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम का। ठीक है, पहला डेफिनेशन बच्चों हमने क्या पढ़ा, अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है कि संख्याओं की क्रमबद्ध सूची अनुक्रम कहलाती है। बहुत आसान है, हम लोग छोटा छोटा डेफिनेशन लिखाएंगे। अनुक्रम कहलाती है। बच्चों, संख्याओं की क्रमबद्ध जो सूची है उसको क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अब जैसे संख्याओं की क्रमबद्ध सूची, आपको ये जो दिख रहा है ये सब क्या है, संख्याओं की क्रमबद्ध सूची। हम लोग यही ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 100, 200, 300, 400 ... एक प्रकार का अनुक्रम हो गया बच्चों।
इसी में से हम लोग एक बैक्टीरिया वाला ले लेते हैं। तो बैक्टीरिया में भी आप लोग देख लें, 1 2 4 8 16 डॉट डॉट, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, अनुक्रम का हिस्सा हो गया, क्योंकि संख्या एक क्रम से सजा हुआ है। उसी प्रकार अगर मान लो कि दे देगा 3 5 7 9, मान लो आपको दे दिया 90 तक, 3 से लेकर के लास्ट 90 तक दे दिया, ये भी संख्या एक क्रम से सजा हुआ है। तो संख्याओं का इस प्रकार का जो क्रम होता है, ये अरेंजमेंट होता है, ये आपका क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अनुक्रम के प्रकार का मतलब हो गया कि इसमें कुछ ऐसे अनुक्रम हैं जो समाप्त ही नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे अनुक्रम हैं जिसके लास्ट टर्म दिए गए हैं। तो जिसके लास्ट टर्म मालूम हो, यानी कि जो फिक्स हो, जिसमें अंत पद मालूम हो, तो उसको हम लोग परिमित अनुक्रम कहते हैं या निश्चित अनुक्रम कहते हैं, नॉन फाइनाइट सीक्वेंस इसको बोलते हैं। और जिसमें जिसकी संख्या अनंत हो उसको कहते हैं अपरिमित कहते हैं, नॉन फाइनाइट अनुक्रम कहते हैं। तो हम लोग वही परिमित अनुक्रम और अनुपरिमित अनुक्रम, अनुक्रम के जो 2 टाइप हैं हम उसको जानने वाले हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम के प्रकार बच्चों, अनुक्रम 2 प्रकार के हैं। अभी हम लोग पढ़े, एक पढ़े कि परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, ठीक है। वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दे दिया 3 5 7 9 डॉट डॉट, लास्ट दे दिया 90, तो इसमें पदों की संख्या क्या है, अंतिम 9 दिया हुआ है, तो अब 90 से आगे तो लिखेंगे नहीं, तो ये क्या हो गई, अंत पद मालूम है, यानी पदों की संख्या निश्चित हो गई। इसको हम लोग कहते हैं परिमित अनुक्रम कहते हैं। आगे अपरिमित अनुक्रम, इसमें केवल अ लगा दीजिए तो अपरिमित अनुक्रम हो जाएगा। इसका देखते हैं अपरिमित अनुक्रम। बच्चों यही डिफिनीशन है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो केवल लिख देंगे। तो देखते हैं इसका भी परिभाषा। वैसा अनुक्रम, अनुक्रम जिसमें, जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या निश्चित, पदों की संख्या निश्चित ना हो, उसे अपरिमित, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो उसको हम लोग अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। और एग्जाम्पल में आपने यहाँ देखा है कि 1 2 4 8 जैसे दिया हुआ 1 2 4 8 16 और इसे डॉट डॉट जा रहा है, यानी कि पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से और क्लियरली आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग अनुक्रम पढ़ लिए और अनुक्रम के प्रकार पढ़ लिए। बच्चों इसमें एक टर्म का यूज हुआ है कि वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो। तो यहाँ ये पद, पद क्या होते हैं? अब तो 8th 9th में कई बार टर्म्स पढ़े होंगे, यहाँ भी समझ रहे होंगे कि ये सब क्या है, ये सब पद हैं। कोई भी अनुक्रम की जो संख्या है तो उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो एक बार हम अनुक्रम के पद का भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अनुक्रम के पद, इसको हम लोग मिटा देते हैं और एक नया डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुक्रम के पद, नया टॉपिक पढ़ेंगे, अनुक्रम के पद। अनुक्रम के पद किसी
दिए गए अनुक्रम के अंतर्गत सभी संख्याएं, अंतर्गत प्रत्येक संख्याएं अनुक्रम के पद कहलाती है, अनुक्रम के पद कहलाती है, अनुक्रम के पद कहलाती है। ठीक है बच्चों, दिए गए अनुक्रम के अंतर्गत प्रत्येक संख्याएं अनुक्रम के पद कहलाती है, और इसे जो सिंबल होता है वो A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट से सूचित करते हैं। बच्चों इसी से सूचित किया जाता है। A1, A2, A3, A4 इत्यादि, यही सब से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, और जब इसी सब से सूचित करते हैं, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दे दिया 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये इसका पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पंचमा पद, छठा पद। तो इसको हम कह सकते हैं पहला पद, ये पहला पद है, पहला पद है, जिसको हम लोग A1 कहेंगे, A1 = 3। समझ में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो उसको A1 बोलते हैं, और A1 = 3 हो गया। बच्चों इसको हम लोग A1 ओनली A भी बोलते हैं, A1 बोलो चाहे A बोलो, = 3। ठीक है, A मतलब A1 हमेशा होता है, याद रखना, कभी कभी एग्जाम में देता है A लिख देगा तो पता आपको होना चाहिए कि A का मतलब A1 होता है। अब दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, A2 = इसको कुछ नहीं बोलते, सीधे A2 ही बोलते हैं, क्या है, 5 है। ठीक है, इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग मान लेते हैं छठा पद। अब कितना लिखेंगे, छठा पद अगर पूछेगा तो A6 बोलेंगे, तो छठा पद क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद क्या है, 13 है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार अगर मान लो पहला, दूसरा, तीसरा कर करके अगर हम लोग दे देगा, अब मान लो 25वां पद देगा, तो बताओ क्या होगा, 25वां पद, 25वां पद क्या होगा, तो A25 होगा, है ना। अगर nवां पद कहे, nवां पद, nवां पद, nवां पद मतलब क्या, A पहला है तो A1, दूसरा है तो A2, तीसरा है A3, nवां हो जाता है AN। ये AN का जो यूज होता है वो फॉर्मूला निकालने में होता है। अगर 8वां कहेगा तो N की जगह 8 बैठा देंगे तो A8 हो जाएगा, 9वां कहेगा तो एक जगह 9 बैठा देंगे तो A9 हो जाएगा, 10वां कहेगा तो एक जगह 10 बैठा देंगे तो A10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार nवां पद को AN कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिए अनुक्रम के पद पर लिए, और अनुक्रम के पद A1, A2, A3 ये सब सीख गए। बच्चों आगे हम लोग अनुक्रम के पद के बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। हम लोग देखते हैं श्रेणी क्या होती है, तो इसको मिटा दिया जाए और हम लोग देखते हैं नया परिभाषा जिसका नाम है श्रेणी। बच्चों श्रेणी क्या होता है, जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेणी। ठीक है, हम लोग श्रेणी देखते हैं, श्रेणी, और इसे अंग्रेजी में हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन, PROGRESSION, प्रोग्रेशन। बच्चों श्रेणी क्या होता है, श्रेणी जो होता है वो होता है अनुक्रम का एक विशिष्ट पैटर्न ही श्रेणी कहलाता है। देखते हैं क्या इसका मतलब हुआ, अनुक्रम का विशिष्ट पैटर्न, अनुक्रम का विशिष्ट पैटर्न, विशिष्ट पैटर्न, विशिष्ट पैटर्न श्रेणी कहलाता है, श्रेणी कहलाता है।
अनुक्रम का जो विशिष्ट पैटर्न है वो श्रेणी कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, उस प्रकार के जरिए ही समझते हैं। यह 3 प्रकार का होता है हम लोग श्रेणी लिख लेते हैं। 3 प्रकार का श्रेणी होता है, ठीक है। पहला श्रेणी होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी बोलते हैं बच्चों। दूसरा होता है जीपी, होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, गुणात्मक श्रेणी होता है। और एक होता है एचपी, होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। हरात्मक श्रेणी बोलते हैं बच्चों। जो समांतर श्रेणी होता है इसमें क्या होते हैं, जैसे कोई अंक हम लोग ले लेते हैं, देखो 3, 5, 7, 9, 11 ... तो समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में क्या डिफरेंस है। जो समांतर श्रेणी होता है इसमें जो संख्याएं होती है वो हमेशा एक निश्चित, एक विशिष्ट पैटर्न पे तो बना होता ही है। अगर मान लो 3 से 5 दे दिया तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो अगर 2 ज़्यादा है तो सब के सब आपको 2 ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसी को पैटर्न कहते हैं। अगर मान लो कि 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, 11 दे दे, यहाँ अगर जोड़ लगा दे, यहाँ माइनस लगा दे, फिर यहाँ जोड़ लगा दे, माइनस लगा दे, तो यहाँ चिन्ह अलग अलग लगा दे, लेकिन संख्याएं अगर सेम क्रम से बढ़ रहा है तो अगर चिन्ह अलग अलग है तो ये श्रेणी नहीं कहलाएगा। ये श्रेणी नहीं हुआ। श्रेणी हुआ कि अगर जोड़ है तो सब के सब जोड़ ही बढ़ रहा है। इसी को एक विशिष्ट पैटर्न कहा गया, एक सिंबल का यूज किया हुआ, तो यही श्रेणी है। देखो सब के सब 2-2 का ही योगफल बढ़ रहा है, इसीलिए इसको कहा गया समांतर श्रेणी। अगर संख्याएं एक विशिष्ट पैटर्न पे आगे बढ़ रही है, 2 है तो 2-2 के योगफल से आगे बढ़ रही है, उसको हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में बच्चों क्या होता है कि अगर मान लो दे दिया 1, फिर 2 दे दिया, तो फिर 4 दे दिया, 8, इस तारीफ से पढ़ते। गुणोत्तर मतलब होता है गुणात्मक, मतलब गुना के रूप में बढ़ना, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 2 हुआ, मल्टीप्लाई 2 हुआ, मल्टीप्लाई 2 हुआ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई के फॉर्म में बढ़ती है। और बच्चों एचपी में क्या होता है कि अगर समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 है, तो 3 का उल्टा 1/3 कर देगा, 5 का उल्टा 1/5 कर देगा, 7 का उल्टा 1/7 कर देगा, 9 का 1/9 कर देगा, 11 का 1/11 कर देगा। और इस टाइप का अगर हम लोग डॉट डॉट पढ़ेंगे, इसका अगर हम लोग जोड़ घटाव पढ़ेंगे, तो ये एचपी का एक हिस्सा होगा। यहाँ भी एक पैटर्न पे बढ़ रहा है, 3, 2, 5, 7, 2, 9, 2, 11, ये भी एक पैटर्न पे बढ़ रही है, ये भी पैटर्न पे, ये भी पैटर्न पे। तो इस तीनों पैटर्न में हम लोग शुरू में ही इंट्रोडक्शन में अभी हम बता दिए कि आपको अभी ये टॉपिक और ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगे बच्चों, ये दोनों 11th में मिलेंगे। अभी आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और यही आपका 10th का चैप्टर है, ठीक है। 10th का बच्चों यही चैप्टर है। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। इसी प्रकार के पैटर्न जो भी क्वेश्चन होंगे, सबका जो पैटर्न होगा यही टाइप का होगा। ऐसे में हमको पढ़ना होगा 3, 5, 7, 9, 11, लास्ट में दे देगा 90, तो कहेगा उसके बीच कितनी संख्याएं हैं। चाहे 90 दे देगा कितनी संख्याएं हैं, चाहे यहाँ डॉट डॉट देगा कहेगा 60 अंक हैं, 60 तक अगर बढ़ाते जाएँ तो कितने होंगे। बस इसी टाइप का जोड़ घटाव केवल इसमें पढ़ने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग देखते हैं इसमें और टॉपिक क्या क्या दिया हुआ है। श्रेणी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग यही जो मेरा टॉपिक है समांतर श्रेणी, और इसी को हम लोग यहाँ समांतर श्रेणी लिखे। तो चलिए आ जाइए, हम लोग किताब के सिलेबस पे आ जाते हैं, जो कि समांतर श्रेणी, और यहाँ समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी की ओर बच्चों। समांतर श्रेणी यानी कि एपी बच्चों, अभी आपने पढ़ा
समांतर श्रेणी, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी समांतर श्रेणी में एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा था, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट यही संख्या जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद समझ गए, एपी का प्रथम संख्या है प्रथम पद होती है। ठीक है, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। एपी की प्रथम संख्याएं प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है। प्रथम पद, इसको A1 या ए कहते हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम पद, इसको बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद का। ठीक है, पहला डेफिनेशन ये होगा प्रथम पद का। दूसरा डेफिनेशन बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे, जिसको कहा गया है पदांतर या सार्वअंतर। दूसरा परिभाषा क्या है, पदांतर या सार्वअंतर। कोई बुक में आपको CD मिलेगा या ओनली D मिलेगा, सब कुछ याद रखेंगे। CD मतलब आपको हो गया बच्चों कॉमन डिफरेंस या ओनली डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। अब आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चों कि डिफरेंस यहाँ क्या चीज़ है। डिफरेंस क्या होता है कि संख्या में कितना कितना का अंतर है। तो संख्या में कितना कितना का अंतर देख रहे हैं, 3 और 5 क्या हो गया, 2 का अंतर है। 5, 7 क्या है, 2 का अंतर है। तो जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस सार्वअंतर को कहा गया है कि अगले पद में, बाद वाले पद में, डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, बाद वाले पद में प्रथम पद को घटाने पर प्राप्त मान ही सार्वअंतर कहलाता है। याद रखेंगे, सार्वअंतर कहलाता है। बच्चों, बाद वाले पद में प्रथम पद को घटाना ही सार्वअंतर कहलाता है। तो बाद वाले पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो जैसे हमको निकालना हो सार्वअंतर, यहाँ करके सार्वअंतर निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे इसी प्रश्न में। तो बाद वाला A1, ये क्या हो गया, A1, A2, A3, A4, A5 है। अगर हमको सार्वअंतर D निकालना हो तो क्या करेंगे, A2 में A1 को घटाएंगे, यानी 5 में 3 गया 2 हो जाएगा, सार्वअंतर हो गया। चाहे अगर D निकालना हो A3 में A2 कर दें तब भी आपको हो जाएगा, 7 में से 5 गया तब भी आपको 2 हो जाएगा। चाहे आपको अगर D निकालना है तो A5 में, या चाहे क्या लिख दिए ये A3 माइनस A2 लिखते। अगर हमको D निकालना है तो A4 माइनस A3 कर दें, यानी 9 में 7 कर दें तब भी 2 हो गया। और अगर डिफरेंस आपको A5 में A4 करना है, माइनस A4 करना है, तब भी आपका 11 में 9 हो गया, तब भी आपका डिफरेंस 2 हो जाएगा। ये सब के सब डिफरेंस ही आप कहीं से भी कोई भी डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया सार्वअंतर क्या होता है बच्चों? सार्वअंतर आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं। सार्वअंतर के बाद हम लोग यहाँ पे सार्वअंतर पढ़ लिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हो गया तीसरा परिभाषा। बच्चों हम लोग यहाँ आंकड़ा को लिख देते हैं। क्या आंकड़ा था? तो 3, 5, 7, 9, 11 यही था। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, पद की संख्या। पद की संख्या किसको कहते हैं? पद की संख्या, पद की संख्या, पद की संख्या, पद की संख्या मतलब n। कोई भी एपी में कुल कितने पद हैं उसी को पद की संख्या कहते हैं। पद की संख्या, इसी नाम से ये स्पष्ट है। एपी में आप एपी समझ रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? एपी समांतर श्रेणी, यानी कि ये जो मेरा आंकड़ा दिया हुआ है एपी कहता है, कहा जाता है। ठीक है, तो एपी में दी गई कुल संख्याएं
दी गई कुल संख्या ही पद की संख्या कहलाती है। पद की संख्या कहलाती है। दी गई कुल संख्या ही बच्चों पद की संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 दे दे, जैसे मतलब इतना ही है। यहाँ n का मान कितना हो गया, n बराबर क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, n का मान 5, यही वह पद की संख्या को ही n कहते हैं। ठीक है। और एक और लास्ट डिफिनीशन है बच्चों, और उस लास्ट डिफिनीशन को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है, यहाँ पे देखो अंतिम पद। अंतिम पद को बच्चों सिंबल होता है an, जिसको बोला गया nth टर्म, मतलब nवां पद। अंतिम पद क्या होता है कि किसी एपी के अंतिम पद को ही अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को ही अंतिम पद कहते हैं, को ही अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। बच्चों कोई भी एपी में जो अंतिम पद होगा उसी को हम लोग अंतिम पद ही कहते हैं। तो एपी का अंतिम पद क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है बच्चों, यही देख लेते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, यहाँ अंतिम पद है 11। ठीक है। वही अगर देते 3, 5, 7 डॉट 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 90 दे दे तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, यहाँ अंतिम पद 90, अंतिम पद हो जाएगा 90। और वही अगर दे दे 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट कुछ दे ही नहीं तो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। तो यहाँ अंतिम पद कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे इसको अंतिम पद, तो कहेंगे कि A1, A2, A3, A4 नहीं पता है, यानी n पदों तक, ये तो यही हुआ ना, नहीं दिया था n पदों तक नहीं दिया हो तो n पदों तक कहेंगे, जिसका अंतिम पद होगा an। जब पता नहीं हो तो उसको n पदों तक कहेंगे, और जिसका क्या हो जाएगा अंतिम पद an हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं अंतिम पद, और इसको हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। हम बच्चों इसमें एक लास्ट चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा इसके चैप्टर पे आ जाएंगे। आई होप ये सारी डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये सभी डेफिनेशन समझ में आ रहा है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। बच्चों देखिए एपी का जनरल टर्म हम लोग यहाँ लिख देते हैं GENERAL, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। जो मेरा टॉपिक है समांतर श्रेणी, हम लोग देखते हैं इस समांतर श्रेणी का जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है। तो जनरल टर्म काफ़ी समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस जनरल टर्म को समझने के लिए यानी कि हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें कैसा फॉर्मूला देखने को मिलता है, जो कि 5.1 में केवल यही फॉर्मूला आपको लागू होने वाला है, 5.1 में और 5.2 में, इस दोनों चैप्टर में। तो ये देखने के बाद आपको एक साथ 2 चैप्टर बनेगा, और बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। चलिए देखिए और समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कोई एक आंकड़ा ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि डॉट डॉट लिख देते हैं। ये कोई एपी का टर्म है बच्चों। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप समझो, यहाँ हम लोग लेते हैं n पदों तक। ठीक है। यहाँ पे n, यहाँ पे ऐसे रहने देते, आगे जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। जैसे ये कोई क्वेश्चन दे दिया 12 तक दे दिया। अब प्यारे बच्चों आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे प्रथम पद क्या है। प्रथम पद A1 या ओनली A, क्या है प्रथम पद, क्या A1 यानी कि ओनली A है ना, A, जिसका मान क्या है
2 है बच्चों, है ना। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ओनली ए, यानी कि इसका क्या मान ले 2। हम लोग भाऊ इसको एक खटाल बना देते हैं, हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। ज़रा देखते जाना ये सब चीज़ हम लोग कैसे हल करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया, अब आपको समझ में आ रहा है जिसका वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है ना। अगर दूसरा पद देखा जाए, दूसरा पद क्या है बच्चों, दूसरा पद का सिंबल तो A2 होता है, तो A2 होता है। अच्छा अब ये बताओ A2 कैसे निकालेंगे, तुमको पता है A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो पहला पद अगर ले लें, मान लो पहला पद ही ले लें, यानी कि हम 2 ले लें, और 2 में इस दोनों के डिफरेंस को, 4 में 2 गया 2, ये जो मेरा डिफरेंस है उसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो मेरा 4 निकल जाएगा ना, 4 निकल जाएगा ना बच्चों, 4 निकल जाएगा। यानी कि हम अगर A में डिफरेंस को जोड़ दें, डिफरेंस मतलब D को जोड़ दें, ये D मेरा है, D है मेरा 2, आपको D अभी मालूम है ना, D कैसे निकालते हैं, D बराबर भी क्या बताए, A2 माइनस A1 होता है, पदों के अंतर को डिफरेंस कहते हैं। तो 4 में 2 गया 2, डिफरेंस मेरा क्या है 2। अगर पहला पद में डिफरेंस को जोड़ दे, क्योंकि 2 पर डिफरेंस ही तो आगे बढ़ता है ना, 2 से 2 बड़ा 4, 4 से 2 बड़ा 6, डिफरेंस ही आगे बढ़ता है। तो पहला पद में डिफरेंस को जोड़ दे तो दूसरा पद तो आ जाएगा ना A2। अब तीसरा पद बच्चों, तीसरा पद जरा बताना, तीसरा पद यानी A3, हम क्या करेंगे बच्चों, जो मेरा पहला पद है उसमें अगर डिफरेंस को जोड़ दें तो मेरा दूसरा पद हो जाएगा, और बच्चों फिर से डिफरेंस को जोड़ दें तो मेरा तीसरा पद हो जाएगा। ज़रा देखो, ये मेरा पहला पद 2 था और डिफरेंस भी मेरा 2 का था, और फिर मैं डिफरेंस हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D प्लस D 2D भी लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, है ना, A प्लस 2D भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि 2D मतलब 2 बार डिफरेंस करके तब पहले पद को जोड़ा गया है, यानी कि A प्लस 2D मेरा हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, A प्लस 2D कहाँ से आया। अच्छा अब हमको ये बताइए कि उसी प्रकार तीसरा पद हो गया, उसी प्रकार अगर मान लो चौथा पद रहे, A4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आप ज़रा बताओ A4 बराबर क्या होगा। तो A4 बराबर क्या होगा, तो A प्लस 2 बार D जोड़ दिए, 2 बार D जोड़ दिए, एक बार और D जोड़ देते हैं, तो पहला पद तो ये हो गया, फिर D जोड़े तो ये हो गया, फिर D जोड़ेंगे तो ये, फिर D जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, चौथा पद तो आ जाएगा ना 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D भी लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 3D भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको अब जोड़ के देखो, A मतलब 2 प्लस 3D है ना बच्चों, तो 3 गुना ऐसे भी कर दो, ठीक है, 3 गुना D कितना 2, 3 दूनी 6 2 8, देखो ऐसे आ जा रहा है ना। अच्छा ये अगर n पदों तक रहेगा, नहीं मालूम n पदों तक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n पदों तक लिख रहे हैं, मान लो अगर कहेगा 25 मत, n की जगह 25 बैठाएंगे, 26 का n की जगह 26, सूत्र निकालने के लिए n पदों तक। अगर nवां पद इसी प्रकार डॉट डॉट चलता रहे, nवां पद अगर कहेगा निकालने के लिए, nवां पद, तो बच्चों पता है कि A अब 4 की जगह क्या n बैठाएंगे, A n बराबर क्या हो जाएगा। आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हमको दूसरा निकालना है तो D मतलब 1D होता है, तीसरा तो 2D, मतलब तीसरा है तो 3 माइनस 1 तब 2 हुआ, चौथा है तो 3 हुआ, मतलब 4 में 1 कम, मतलब जिम्मा पद कहता है सब में A है, A, यानी इसमें भी क्या होगा A प्लस, और दूसरा है तो 2 में 1 कम गया 1D, तीसरा है तो 3 में 1 कम गया 2D, चौथा में कम है 4 में 1 कम गया 3, उसी प्रकार पाँचवा होगा तो 5 में 1 कम गया 4, ठीक है। उसी प्रकार n क्या होगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा, n में भी 1 कम जाएगा, इंटू D हो जाएगा, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, समझ में। जैसे अभी देखो एग्जाम्पल एक और, अभी देख लो,
जैसे यहाँ पे ए हमको जैसे निकालना हो, ए एन की जगह मान लो 8वां निकालना हो तो 8वां, ए 8 बराबर देखो क्या हो जाएगा, इसमें बैठाओ देखो निकल जाएगा। 8वां क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 है तो 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 7d। बताओ 8 में कम गया 7d ही होगा ना, 8वां पद 7d हो जाएगा। बताओ 20वां पद क्या होगा, ए 20 अगर निकालना हो तो 20 क्या होगा, 20 में एक कम गया 19d होगा। ज़रा इसमें बैठा कर देखो वही निकलेगा। ए कितना है, ए आपका 2 है, 2 ये नहीं करना, ए प्लस 20 निकालना है तो 20 माइनस 1 इंटू डी निकालना है, तो देखो ए प्लस 19d निकला। तो इसी प्रकार जो भी टर्म कहेगा उसमें एक कम करके डी निकालेंगे तो हमको इसका जनरल टर्म निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ लिए, तो हम लोग जो जनरल टर्म पढ़ लिए, कोई भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, जो मेरा जो जनरल टर्म होता है वो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल टू जनरल टर्म, यानी ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों अब हम लोग नया क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। ज़रा आप हमको ये चीज़ बताना, ठीक है। आपका तो ये फॉर्मूला हो गया जो जनरल टर्म है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे उम्मीद है कि अगले दिन जब क्लास चलेगा तो आपको ये जनरल टर्म याद होगा। अभी जैसे आपको कहेगा बताइए बच्चों 25वां पद क्या होगा, बताओ 25वां पद क्या होगा बताओ। तो 25वां पद क्या होगा, तो 25वां पद को क्या लिखेंगे, आप इस पर भी बैठा सकते हो। तो ए एन की जगह 25 बैठाएंगे तो ए 25 बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1, एन मतलब 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या आ जाएगा ए प्लस 24d, ए प्लस 24d, ठीक है, ए प्लस 24। आप इस पर बैठा करके भी निकाल सकते हो या मने मन कर सकते हो। अगर 25वां पर कर रहे हैं तो 25 में एक कम, 28 कहेंगे तो 28 में एक कम। 50वां पद कहेंगे तो क्या होगा बच्चों, 50वां होगा ए प्लस 50 में एक कम यानी 49d। 100वां पद कहेंगे तो ए प्लस 100 में एक कम गया 99d, ठीक है। एक कम करके हम लोग डी करते, वही करा ए प्लस और एन मतलब 50 का, तो 50 में एक कम करके डी लगाएंगे तो हमको ये निकल जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे इसका 5.1 चैप्टर पढ़ेंगे और 5.2 फिर नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। बच्चों दोनों क्लास में आपको यही फॉर्मूला यूज करने वाले, इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमज़ोर बच्चों में इसको शेयर भी करें। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप इसको रिवीजन करें ताकि आपको अगले क्लास में मेरा जो चैप्टर हम लोग बताएंगे आपको वो चीज़ समझ में आए। और बच्चों प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या अच्छा लगा तब भी कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप सर आपने अच्छा समझाया, तो हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।